नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा राजनीति विज्ञान की हमने यहाँ पर श्रृंखलाएँ प्रारंभ की हैं। आज इसी कड़ी में ये 8वीं श्रृंखला है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की श्रृंखला का जो टॉपिक है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने भारत अधिनियम 1858 के बारे में देखा था। तो उसमें हमने ये देखा था किस तरीके से जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद किस तरीके से परिदृश्य बदला, और जिस तरीके से 1858 में हमने ये भी देखा था कि ब्रिटिश क्राउन का पूरा भारत में आधिपत्य हो गया था, क्योंकि कंपनी से उन्होंने पूरा अधिकार छीन लिए थे और कहीं ना कहीं ब्रिटिश महारानी के अधीन ये सारे चीज़ें हो गई थी। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो नया एक्ट पारित होता है जो 1861 का, अगर हम कहें जो ये भारत परिषद अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1861 के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद ने किया गया था, भारत में प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण कानून के लिए पारित किया गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनों में से एक कानून माना जाता है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा क्या था, भारत में कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ विधायिकी शक्तियाँ की संरचना कहीं ना कहीं भारत में हमें देखने को मिला। आज जो परिदृश्य हमें विधायिकी के रूप में हमें जो देखने को मिलता है तो इसी अधिनियम के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 का जो पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ये 1 अगस्त 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा से किया गया था, पारित किया गया था। इसने कार्यपालिका को पोर्टफोलियो प्रणाली चलाने वाले मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करने के लिए परिवर्तित कर दिया। देखिए, पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें प्रशासन के अंतर्गत अगर देखें तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो प्रणाली चलाने वाले मंत्रिमंडल के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया है। और विधायिकी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी भी इस जो महत्वपूर्ण मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि भारत में जो अगर हम देखें कार्यपालिका के या कार्य परिषद की अगर कहें तो संरचना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विधायिकी की जब हम विधायिका की बात कर रहे हैं तो इसी के अंतर्गत अगर देखें भारत में बड़े ही उलटफेर हुए, बड़े बदलाव इसमें देखने को मिले। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो विधायिकी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी इस अधिनियम में उल्लेख की गई। तो जो ब्रिटिशरों को ये लगा कि भारत में अगर हमें शासन करना है बिना भारतीयों को लेकर हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी असफल हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं भारत के अंतर्गत अगर शासन करना है तो भारत के लोगों को भी उसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी होंगी, चाहे वो विधायिका के रूप में हो, चाहे वो अगर हम कहें सैन्य के तौर पर कहें, या आपके मंत्री परिषद की बात करें, यह तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमने कहा सिविल सेवाओं के रूप में भी प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में भारतीयों को भी भागीदारी बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं इस विधायिकी प्रक्रिया में भारतीयों की भी जो भागीदारी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है और ये इसकी विशेषता है। और 1861 का अगर देखें तो भारत परिषद अधिनियम ने अगर देखें तो संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का कहीं ना कहीं मील का पत्थर माना जाता है। याद देखिएगा, 1861 का अगर हम देखें जो ये विधेयक है, इस विधेयक ने कहीं ना कहीं भारत में जो भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक और राजनीति के जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये जो अधिनियम था, जो ये राजनीति इतिहास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। आगे जाके जो हमारी संरचना, हमारी जो संवैधानिक जो बॉडी हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसी अधिनियम या इसी परिषद के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये अभिलेख भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की व्याख्या करता है। आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इसमें जो हम देखेंगे पृष्ठभूमि कैसी रही, अधिनियमन के कारण क्या हुए, क्या प्रावधान रखे गए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके दोष क्या थे, इन दोषों पर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही निष्कर्ष किस तरीके से निकलता है उसको भी देखेंगे। और जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों की भी श्रृंखला हम यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट में हम MCQ आधारित वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप लोगों को इससे संबंधित PDF अगर चाहिए तो आप किसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक ग्रुप लिंक दिया है, तो आपको उस ग्रुप में जुड़ते ही सारे PDF आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861, हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अभी थोड़ा मैंने बताया, फिर अभी हम चर्चा करेंगे। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 1857 के जो महान विद्रोह के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के प्रशासन में अपने भारतीय नागरिकों का सहयोग लेने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। आपको पता है कि 1857 की जो
विद्रोह हुआ था, कहीं न कहीं हम इसको ये भी मानते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का ये पहली मील का पत्थर साबित हुआ। कहीं न कहीं ये दुस्साहस इंडियन ने किया था कि उनके विरुद्ध कहीं न कहीं हम खड़े हो सकते हैं। अंग्रेज़ों को ये नहीं लगा था कि भैया जो भारतीय हैं, जो जिन पर हम शासन करते हैं, वो कभी ऐसे उग्र हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये सैन्य विद्रोह हुआ था, आपको पता है कि गाय के जो चर्बी और सूअर की चर्बी के कारतूसों से ये संबंधित हुआ था, जिसको लेकर अगर देखें कहीं न कहीं समाज में नाराज़गी थी और कहीं न कहीं एक बड़ा व्यापक आंदोलन हुआ और ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया, असफल आंदोलन रहा, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर हम जब देखें, क्योंकि हमारे उसमें एकता और भागीदारी की कमी थी, कहीं न कहीं अशिक्षा की कमी थी और कहीं न कहीं आधुनिक हथियारों की कमी थी और साथ ही संचार की या कहीं परिवहन की तमाम चीज़ों की जो आवश्यकताएँ थी उनकी परिपूर्ति नहीं हो पाई। इस वजह से हम 1857 की जो क्रांति थी वो हार चुके थे। ठीक है, अब इस विद्रोह के कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिशर थे उनको महसूस हो गया था कि भारतीय अब क्या कर सकते हैं, उग्र आंदोलन कभी भी कर सकते हैं। तो इन आंदोलनों को दबाने के लिए ये एक्ट ये लाए गए थे। भारत परिषद अधिनियम 1858 लाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 लाएगा, क्योंकि इन लोगों को इन अपने अधीन करना, जैसे कि 1858 में आपने देखा था, जैसे कि जो देशी रियासतें थी उनके जो राजा थे उनको भी क्या कर रहा था, अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि उन्हीं की ही चाटुकारिता में वो अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे थे, स्वायत्त तौर पे कार्य कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इन्होंने अलग समाज के अलग वर्गों को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया था। उन्होंने एक नीति करी थी कि फूट डालो राज करो की नीति भी इन्हीं के अंतर्गत आई थी। तो ये तमाम चीज़ें लाएगी, तो ये महसूस इसलिए आवश्यकता हुई कि आगे जाकर इस तरीके से चीज़ें ना हों। ठीक है, संघ की इस नीति के अनुसार अगर देखें 1861, 1852 और 1909 ये 3 अधिनियम बनाए गए थे। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम की अगर बात करें, ठीक है, तो 1861, 1892, 1809, ये ना 1909, ये 3 अधिनियम बनाए गए थे। ठीक है, उनमें से पहला अधिनियम अगर के हम बात करें, भारत परिषद अधिनियम 1861 अधिनियमन के कारण क्या हुआ, तो थोड़ा सा इसके प्रमुख बिंदुओं पर मैं आपको मार्गदर्शन करना चाहूँगा, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। तो जो ये प्रमुख बिंदु हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की अगर बात करूँ, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। जैसे मैंने कहा कि गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार हुआ था, इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ी थी और साथ ही कहीं न कहीं प्रांतीय जो विधान परिषद हैं उनका भी गठन हुआ और साथ ही नियामक जो प्रावधान थे, ठीक है, वो हुए। और महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम कहें तो थोड़ा सा इसको समझते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार क्या हुआ, गवर्नर जनरल की कार्य परिषद जो थी उसमें विधायकी कार्यों के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया। इसमें कम से कम अगर देखें तो 6 और अधिक से अधिक क्या होता है, 12 सदस्य अतिरिक्त इसमें क्या गया, नामित किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा भारत परिषद अधिनियम था जिसमें कम से कम 12 से या फिर 6 सदस्य हो सकते हैं, तो ये आपका 1861 का जो अधिनियम था इसके अंतर्गत था। और इस अधिनियम में अगर हम कहें तो नामित सदस्यों को किया गया था। और इस अगर बेसिकली देखें सदस्यों में भारतीयों को भी, जो ये 6 से लेकर 12 तक के हैं ना, तो इसमें भारतीयों को भी कहीं ना कहीं शामिल करने का प्रावधान इसमें रखा गया। और क्योंकि हमने कहा कि भारतीयों की भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी बढ़ गई थी, तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों को भी कहीं ना कहीं विधायकी प्रतिक्रिया में शामिल किया गया था। जैसे हमने कहा 1862 में तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने 3 भारतीयों को क्या नामित कराया। इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने कितने भारतीयों को यहाँ पर नामित किया था, तो 3 भारतीयों को नामित किया था, जो राजा बनारस के थे और महाराजा जो दूसरे महाराज को जो नियुक्त किया था पटियाला के महाराज थे, और सरदीन शाह मैनिक जी तो मुंबई के प्रमुख ये व्यापारी वहाँ पर थे, तो इनको इसमें नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, तो 3 थे, एक तो बनारस के थे, पटियाला के थे और मुंबई के प्रमुख व्यापारियों को इसमें क्या था, नामित किया गया था। और प्रांतीय विधान परिषदों की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत अगर देखें तो मुंबई हो गया, मद्रास हो गया और ऐसे विभिन्न जो प्रांतीय विधान परिषदें थीं उनकी स्थापना की गई। और बंगाल, अगर हम बंगाल की बात करें और उत्तर पश्चिम प्रांतों की अगर बात करें, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की जगह अगर हम बात करें, तो इनमें भी प्रेसिडेंसी का क्या हुआ, विस्तार हुआ। और विनायक प्रावधानों की बात करें, कुछ प्रावधान गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का यहाँ पर अधिकार दिया गया। अगर ऐसी स्थिति कुछ हो जाती है तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे किया था, जनरल गवर्नर को दिया गया था, जिसे वाइसराय की हमने उपाधि दी थी। और कहीं ना कहीं भारत की सेना और नौसेना से संबंधित मामलों पर भी परिषद की कोई अधिकार नहीं दिया गया था, परिषद को इसमें कोई भी तरीके से अधिकार नहीं दिया गया था। और अगर हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टों की अगर बात करें
तो 1861 का जो अधिनियम था, भारत का प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ से हुई। तो बेसिकली अगर हम इस अधिनियम को देखें ना, इसका मेन उद्देश्य क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम जो था 1861 में, भारत का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। और ये भारतीयों को बहुत सीमित अधिकार यहाँ पर दिए गए थे, फिर भी ये पहला कदम ऐसा माना जाता है, जिससे आगे चलकर 1892, 1809, 1892, 1909, 1919 और 1935 ये अधिनियम बने थे। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 अधिनियमन के कारण क्या हुआ था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने इंग्लैंड की जो शासन पद्धति थी, उस पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड में भी जो 1871 का जो अधिनियम था, इससे कहीं ना कहीं इंग्लैंड में भी क्या है, महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र में क्या बदलाव किए गए। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय प्रशासन की प्रणाली में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसके अंतर्गत क्या इंग्लैंड में राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, हाँ या ना? तो नहीं हुए। नो, हाँ, इंग्लैंड में हुए, लेकिन भारत में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद अगर देखें, इंग्लैंड में यह व्यापक धारणा बन गई थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के बिना भारत में सरकार को स्थापित करना अत्यंत असंभव हो जाएगा। देखिए, ये तो सुनिश्चित हो गया था कि इंग्लैंड के को कि भैया, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, बड़ा ही व्यापक विद्रोह हुआ था, जिसमें आपके शिक्षक वर्ग हो गया, किसान हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया और अन्य ऐसे लोग जो थे इस आंदोलन में जुड़े, और कहीं न कहीं एक ये व्यापक आंदोलन के स्वरूप इसने धारण किया। और इसी आंदोलन का दमन तो ब्रिटिशरों ने कर ही दिया था, मगर कहीं ना कहीं उनके हृदय मन में ये डर था कि बाद में ऐसी घटनाक्रम ना घटे, ऐसी घटनाक्रम अगर घटती है तो उसे ससमय रहते हुए दबा दिया जाए। तो इसलिए 1857 के विरोध के बाद इंग्लैंड में ये धारणा बन गई, इस इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट थी उसमें यह धारणा बन गई कि अगर भारत में हमें प्रशासन करना है तो कहीं ना कहीं इस प्रशासन के क्षेत्र में भारत के लोगों की भागीदारी भी यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाएगा वहाँ पर हमें शासन कर बैठे। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट ने विधायी की प्रतिक्रिया को केंद्रित कर दिया गया था, जिसमें हमने कहा कि 4 प्रांतों से प्रत्येक का क्या होगा, एक प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें 4 प्रांतों का केवल क्या होगा, एक प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, 4 प्रांतों में से विभाजित कर दिया गया था। तो आपको पता है कि 1833 का वो चार्टर एक्ट था जिसमें प्रत्येक प्रांत से क्या होगा, एक प्रतिनिधि यहाँ पर होगा। यह लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप कानून परिवर्तित करने में विफल रहा। देखा अगर कहें, देखिए, लोगों की जो ज़रूरत थी नहीं, उनके अनुरूप अगर हम देखें तो कानून पारित करने में तो कहीं ना कहीं ये जो 4 लोग थे, इन्होंने समाज के हितों के लिए जो कानून बनाने थे, तो उन कानून में जो परिवर्तित करने थे तो उनमें कहीं ना कहीं ये विफल रहे। तो ठीक है, तो याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग अपने विधि दायित्वों में असफल रहे और लंबे प्रतिक्रिया के कारण प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ थे, और जिसके कारण अधिनियम बनाने में देरी हो रही थी। देखिए, गवर्नर जनरल की जो काउंसिलिंग परिषद थी ना, जो विधायी कर्तव्य थे उसके, वो उसमें क्या था, असफल रहा। असफल यदि रहा तो कहीं ना कहीं लंबी प्रतिक्रिया के बाद क्या हुआ, ये तमाम कारण प्रभावी ढंग से सामने आए और वो कार्य करने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्या हुआ, अधिनियम बनाने में कहीं ना कहीं देरी, ये लंबी देरी हुई। ठीक है, याद देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने कार्यकारी परिषद पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाले मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करने के लिए परिवर्तित कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा अधिनियम है जिसमें पोर्टफोलियो प्रणाली चलाने की अनुमति दी गई है, वो इसके आधार पर, पोर्टफोलियो प्रणाली के आधार पर चली। तो आपको पता होना चाहिए 1861 का ये अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये हुआ। ठीक है, जैसे आप देखोगे ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये नज़ारा जो आप अपने तस्वीर में यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 का प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। तो प्रावधान अभी मैंने बताए थे, तो फिर से आपके सामने रख रहा हूँ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण
की प्रवृत्ति शुरू हुई। केंद्रीकरण की क्या हुई प्रवृत्ति शुरू हुई, सभी को केंद्रीकृत कर लेकर चलना है, जिससे मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंटी विधायकी शक्तियों को बहाल कर दिया, क्योंकि पूर्व में इनसे जो शक्तियाँ थी इनको शक्तियाँ छीन ली गई थी। अब क्या कर दिया कि ऐसी ज़रूरतें महसूस हुई कि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से क्या मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, ये विधायकी शक्तियों को बहाल यहाँ पर कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई और साथ ही 1833 के चार्टर एक्ट के साथ ये समाप्त हुई, और लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पर उलट गई। देखिए ये जो ये विधायकी शक्तियों की हमने जब बात करी थी तो 1873 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था यहाँ से तो इसका प्रारंभ हुआ, और 1833 आते आते ये एक्ट क्या था समाप्त हो गया। इस 1833 का एक्ट आया तो इसके साथ ये समाप्त हो गया, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अब देखें तो सीधे उलट गया था। ठीक है, विधायकी हस्तांतरण की इस नीति के परिणामस्वरूप 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। अब पूर्ण स्वायत्तता की जब हम बात कर रहे हैं, जब विधायकी हस्तांतरण की जब हम बात करते हैं ना, भारत में 1937 तक का अगर हम देखें जितने भी प्रांत थे वो पूर्ण रूप से क्या था आंतरिक रूप में स्वतंत्र हो गए थे, इनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। पहले ब्रिटिशरों के अधीन थे, अब ये क्या है स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभर के समझ आ गए। ठीक है, तो यह देखिए अब भारतीयों को कानून बनाने की प्रतिक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए नई शुरुआत की गई। अब देखिए इसी एक्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं कानून बनाने की भारतीयों के लिए क्या है, पहले तो कानून नहीं थे, अब भारतीयों के लिए भी कहीं ना कहीं कानून बनाने के लिए प्रतिक्रिया यहाँ पर जोड़कर किया गया था। जो प्रतिनिधि थे संस्थाओं के लिए भी कहीं ना कहीं एक शुरुआत यहाँ पर हुई। वायसराय अपनी जो विस्तार परिषद में कुछ भारतीय सदस्यों को भी नामित करने का प्रावधान यहाँ पर था। पहले आपने देखा होगा कि जो वायसराय की जो परिषद थी उसमें भारतीयों को नामित नहीं किया जाता था, तो अब क्या कर दिया कर 1861 का जो प्रावधान आया इसके अधीन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीयों को भी नामित करने का प्रस्ताव या इसका प्रावधान इसमें रखा गया। 1862 की जो विधान परिषद थी इसमें 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। मैंने जैसे कहा बनारस था और आपका पटियाला था, और महाराज पटियाला के महाराज और दिनकर राव ये थे, और मुंबई के क्या थे प्रमुख व्यापारी के रूप में इनको रखा गया। ठीक है, सार्वजनिक राजस्व ग्रहण या सैन्य धार्मिक विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। अगर देखिए यहाँ पर क्या था, चाहे वो राजस्व की बात करें, चाहे वो ऋण की बात करें या सैन्य शक्ति की बात करें, धार्मिक या विदेशी मामले कोई भी हो, तो वो बिना विधेयकी अगर कहें जो गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना ये बिल्कुल भी पारित नहीं किए। उनकी स्वीकृति लेनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। यदि आवश्यक हो तो वायसराय को परिषद के जो फैलने को पलटने, जो बेसिकली अगर हम देखें जो वायसराय की जो परिषद को क्या था ये फैसले को पलटने का भी अधिकार था। आज जब अगर आवश्यकता हो तो वायसराय के को क्या था जो परिषद था, जैसे मैंने कहा गवर्नर जनरल की परिषद से अगर कोई स्वीकृति उसके बिना स्वीकृति नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसी घटनाक्रम घट जाती थी तो आवश्यक हो तो क्या होता है वायसराय को भी परिषद के जो फैसले थे उन फैसलों को भी पलटने का यहाँ पर अधिकार था। आपातकाल के दौरान गवर्नर जनरल को परिषद की स्वीकृति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। अब गवर्नर जो था भैया गवर्नर जनरल की परिषद के बिना भी क्या थे ये अध्यादेश जारी करने का इसको अधिकार यहाँ प्राप्त हो गया था। इसमें बंगाल हो गया, उत्तर पश्चिमी सीमांत और पंजाब के लिए विधान परिषदों की स्थापना के प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, यह देखिएगा को परिषद में कामकाज के बेहतर और सुविधाजनक संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिए थे। देखिए वायसराय जो था तो इसको ये अधिकार दिए गए थे कि भैया जो इसकी जो परिषद है जो इसके अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए उस विभाग को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए क्या है ये आदेश और नियम बना सकते हैं, ये अधिकार इसको दे दिया गया था। जैसे हमने कहा कि पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था 1859 में ये शुरू की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ष पोर्टफोलियो प्रणाली यहाँ पर प्रारंभ हुई, किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड कैनिंग वो थे, उन्होंने 1859 में इसकी शुरुआत करी और इसको मान्यता भी इनके द्वारा दी गई। इसके तहत वायसराय की परिषद को एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया दिया। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हमें देखने को ये मिलता है कि जो वायसराय परिषद था इस परिषद में एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभाग जो होते हैं उनका विभाग का कहीं ना कहीं प्रभारी उनको दायित्व दिए गए थे। जो विभाग से संबंधित जो मामले थे परिषद की ओर से अंतिम आदेश
तक क्या करना था, जो आदेश जारी करने के लिए क्या अधिकृत किया गया था। मतलब जो मान लीजिए वायसराय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, ये परिषद की ओर से जो अंतिम आदेश जारी करने की कहीं ना कहीं स्वीकृति या कहें उसके अधिकृत, ये उनके अधीन ये थे। वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषदों की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। देखिए परिषद अब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए कभी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जैसे कोई घटनाक्रम घट गया, तो इस दौरान अगर जो पार्लियामेंट या परिषद कार्य करने में सक्षम नहीं रहा, तो इस दौरान क्या वायसराय क्या कर सकता है, आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना भी क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करने का यह अधिकार था। अध्यादेश सिर्फ जो होगा, जो वैध होगा, वो आपके 6 माह के लिए क्या होगा, ये वैध होगा। ठीक है, 6 माह तक हो इसको ही माना जाएगा। उसके बाद 6 महीने जैसे होंगे, उसके बाद ये स्वतः ही क्या हो समाप्त हो जाएगा। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 महत्वपूर्ण है। किस चीज़ की महत्वपूर्ण के बारे में चर्चा करें, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसमें। देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का कहीं ना कहीं मील का पत्थर था, या कहीं एक ऐसा क्षण था जो महत्वपूर्ण था। कार्यकारी और विधि उद्देश्यों के लिए इसे गवर्नर जनरल परिषद की संरचना में परिवर्तन किया गया। देखिए अब जो कार्यकारी और साथ ही जो विधि जो उद्देश्य के लिए क्या था, इनके जो गवर्नर जनरल परिषद की संरचना में जो उसकी संरचना था, जो उसकी बॉडी थी, उसमें कहीं ना कहीं चेंज किया गया था। ठीक है, और विधायी प्रतिक्रिया में भारतीयों को शामिल करके प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए एक नई शुरुआत की गई। तो अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि भारत में जो विधायकी प्रतिक्रिया थी, इसमें भारतीयों को भी सम्मिलित करने के लिए क्या गया था, कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये तो इनको करना ही था ना। अगर ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं भारत से इनकी सत्ता कमज़ोर हो जाती और क्षीण हो जाती, तो इसलिए ये शुरुआत की गई। जब ये शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि संस्थाओं में भी कहीं ना कहीं शुरुआत ये हुई। कहीं ना कहीं हमने ये क्या कहा आपसे कि राजनीतिक और संवैधानिक तौर पर क्या था, एक महत्वपूर्ण ये अध्यादेश था जो 1861 था। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की सीमाएं के बारे में बात करें। इसकी कितनी सीमाएं थी, क्या क्या इसमें चीज़ें थी। विधान परिषद की भूमिका सीमित थी, ये नहीं कि विधान परिषद की सीमाएं उसके हाथ पैर पूरे खोल दिए थे, ऐसे नहीं। कुछ इसकी जो सीमाएं थी, वो परिषद की जो सीमाएं थी, भूमिका तो सीमित थी। मुख्य सलाहकारी ये थी। अगर हम देखें जो विधान परिषद था, इसका मुख्य जो कार्य था, अगर देखें सलाहकारी ये थी, और वित्तीय निर्णय लेने की उसे अनुमति नहीं थी। देखिए सिर्फ सलाहकार जो होता है ना, जो अपनी सलाह दे सकता है, उसी तक ये सीमित थी विधान परिषद, और इसको ना ही वित्तीय लेन देन की अनुमति थी, किसी भी तरीके से इसको अनुमति नहीं थी। सिर्फ एक कहें सलाहकार, जैसे हमारे घर का गार्जियन होता है, उसी तरीके से ये लिखे चल। यद्यपि भारतीयों का चुनाव किया गया, लेकिन उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए कोई भी अधिकारी शर्तें नहीं थी। बेसिकली भारत में चुनाव तो कराया गया, जब चुनाव कराया गया उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए ऐसा कोई अधिकारी तौर पे शर्तें नहीं थी कि भारतीयों को उसमें शामिल ही किया जाएगा या नहीं किया जाए। इसमें जैसे हमने आपसे कहा कि मद्रास हो गया, मुंबई के अध्यक्षों को विधायकी शक्तियाँ जब सौंप कर प्रशासनिक पदों को आवंटन करने की यहाँ पर अनुमति दी। हमने कहा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, वहाँ से लेकर अगर हम देखें 1857 तक की अगर बात है, तो बहुत सी चीज़ें परिवर्तन हुई। तो इसमें मद्रास जैसे मुंबई के पहले क्या थे, जो गवर्नर जनरल को ये क्या करते, जो ये स्वायत्त थे, इनको स्वतंत्र रूप में था, तो इनको इनकी शक्तियाँ विधायकी शक्तियाँ छीन दी गई थी। तो अब जब ये महसूस हुआ 1861 का जो अधिनियम आया, तो इसमें प्रशासनिक पदों के आवंटन की अगर जब हम बात करते हैं, तो ये इनकी विधायकी शक्तियाँ जब इनको सौंपी दी गई, तो इन्होंने प्रशासनिक पदों का भी आवंटन करने की यहाँ पर अनुमति दी। गवर्नर जनरल के पास पूरी क्या थी, शक्ति थी। जैसे हमने कहा ना कि वायसराय को भारत का पूरा एक वायसराय बनाते, गवर्नर जनरल के पास क्या थे, पूर्ण रूप से शक्तियाँ यहाँ पर दे दी गई। हम अगर देखें ना, निष्कर्ष क्या निकलेगा, हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ें तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के भारत संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मैंने आप जैसे कहा कि इसके कार्यकारी और विधि उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल परिषद की क्या थी, ये संचालन में परिवर्तन करने का इनको अधिकार था। भारत की दृष्टि से देखें तो ये अधिनियम भारतीय परिषद और भारतीयों के प्रभाव को बढ़ाने में कोई खासा योगदान इसने नहीं दिया। परिषद की भूमिका केवल सलाह देने तक ही सीमित थी। अब जैसे मैंने क्या कहा, इसकी ज़्यादा भूमिका नहीं रखी थी, सिर्फ आप क्या करोगे, सलाह दोगे। ठीक है, यहाँ तक सीमित थी, और वित्तीय मामलों पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती, वित्तीय मामले इसके अधीन नहीं थे। ठीक है,
अब हम बात करेंगे जो एग्जाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था। और जब हम मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य गवर्नर की परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई, बहाल कर दी गई, और विधायी की प्रतिक्रिया में भारतीय सहित गैर अधिकारी सदस्यों को भी इसमें शामिल करने की अनुमति देगी। ठीक है, ये याद रखिए। अब क्वेश्चन दूसरा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारतीय विधि प्रतिक्रिया में किस प्रकार योगदान दिया। विधायी प्रतिक्रिया में किस प्रकार से योगदान दिया कहने का। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना की अनुमति देकर क्या हुआ, कानून बनाने की क्या थी जो प्रतिक्रिया थी, उसको गैर सरकारी जो सदस्यों को शामिल करके भारतीयों को विधायी हस्तांतरण की शुरुआत यहाँ पर हुई। बेसिकली उनकी जो भूमिका सीमित रख दी थी। ठीक है, जैसे कि सलाहकार तक सीमित रख दी थी, वित्तीय और वो सलाहकार नहीं दिया गया था। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को कौन सी शक्तियाँ प्रदान करी गई थी। वायसराय को गवर्नर जनरल को आपातकाल में कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान करी गई थी। ठीक है, और विधान परिषदों को दरकिनार करते हुए अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार इसको दे दिया था। अब जो विधान परिषद है, तो विधान परिषद आपातकाल में क्या था, विधान परिषद को कोई नहीं पूछेगा, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमें इतनी शक्ति है कि हम खुद ही अध्यादेश यहाँ पर जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गैर सरकारी सदस्य कौन थे। अब इस अधिनियम के अगर देखें तो इसके तहत गैर सरकारी सदस्यों में भारत के ब्रिटिश नागरिकों को इसके अंदर शामिल किया गया था, और प्रशासनिक ढांचे का ये हिस्सा नहीं थे। उनकी सिर्फ क्या थी, सलाह की यहाँ पर क्या थी, प्रवृत्ति ही थी। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें, तो अगला प्रश्न क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861 ने भारत के संवैधानिक सुधारों को किस प्रकार प्रभावित किया। अब देखिए, बेसिकली अगर देखें, जो ये परिषद का जो गठन किया गया था, या कहें भारत परिषद अधिनियम 1861 की क्या भूमिका थी, तो इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने आगे के जो संवैधानिक सुधारों की नींव रखी। ठीक है, किस तरीके से हमारे भारत में जो प्रशासनिक ढांचा बना, संवैधानिक ढांचा बना, तो कहीं ना कहीं उसकी नींव रखी। और जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 सॉरी, इसमें कहना कि जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और 1909 में माल्टे मिल्टो सुधार, जिसे धीरे धीरे शासन में भारतीय की भूमिकाओं का विस्तार यहाँ पर होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के आधार पर क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आपको तो मैंने बताया क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में विधायी जो हस्तांतरण लागू करना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीयों को भी इसमें प्रतिनिधित्व देने की बात करी गई थी, मगर वो सिर्फ एक सलाहकार तक सीमित थे। भारत परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य विधान परिषदों को बहाल करके और कानून बनाने की प्रतिक्रिया में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देकर भारतीयों में क्या था, विधायी हस्तांतरण यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार कौन सी सुविधा शुरू की गई थी। अब सुविधा शुरू क्या की गई थी, अब यहाँ पर क्या करता है, अगर हम कहें तो यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषदों की शुरुआत करी गई थी, याद रखिएगा। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार प्रांतीय विधान परिषदों की अवधारणा पेश करी। इससे क्या हुआ, मद्रास मुंबई के राज्यपालों को स्थानीय शासन के लिए विधान परिषदों का अधिकार पुनः मिल गया, इनको अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को कौन सी शक्तियाँ यहाँ पर प्रदान करेंगे। आपको पता है कि आपातकाल के दौरान इसको अध्यादेश जारी करने का क्या था, अधिकार दे दिया गया था, और साथ ही इसे ब्रिटिश प्रशासन को विधान परिषदों को दरकिनार करके सीधे कानून बनाने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न, भारत परिषद अधिनियम 1861 किस संवैधानिक सुधार से प्रभावित था। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम किससे ये था रिलेट करता था, तो अगर हम देखें तो ये माले मिल्टो सुधार 1909, ठीक है, तो इसे तो 1909 के माले मिल्टो सुधार 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से प्रभावित है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, और यद्यपि धीरे धीरे देखिए 1909 की अगर हम बात करें, माले मिल्टो सुधार जो चीज़ इसके अंतर्गत थी ना, वही 1861 के अंतर्गत भी
भारतीय परिषद अधिनियम से प्रभावित थी, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या था, शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना सुनिश्चित करना था, और धीरे 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 ही सही। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर। आप देखो 5वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य कौन थे। यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ब्रिटिश नागरिक थे, और साथ ही भारत का हिस्सा ना होने वाले भारतीय भी थे, जो भारत का हिस्सा नहीं है उनको भी इसमें शामिल किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस अधिनियम के तहत अगर देखिए विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में ब्रिटिश नागरिक और भारतीय शामिल थे, जो ब्रिटिश प्रणाली का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी भूमिका काफ़ी हद तक सलाहकारी ये थी। ठीक है, इसके अंतर्गत अगला प्रश्न है जो जीएस के तौर पर, जो मुख्य तौर पर पूछा जाता है मॉडल पेपर के उत्तर। भारत में विधायिकी प्रणाली के विकास में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के महत्व पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर चर्चा कैसे करते हैं देखिए। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के गवर्नर जनरल परिषद की शक्तियों को बहाल करके प्रांतीय विधान परिषदों की शुरुआत करके भारत में विधायिकी प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बार भारतीयों और गैर सरकारी सदस्यों को विधायिकी प्रणाली में क्या करा था, जो विधायिकी प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसे औपनिवेशिक भारत में विधायिकी जो हस्तांतरण की शुरुआत हुई, और हालांकि अगर देखें इसमें सदस्यों की भूमिका सीमित थी, और बाद में सुधार के लिए मंच तैयार किया गया। भारतीयों के लिए भागीदारी का विस्तार किया गया, जैसे भारत परिषद अधिनियम 1892 और माले मिल्टो सुधार 1909 में। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्यों है कि यहाँ पर भारतीयों को कहीं ना कहीं प्रशासन शासन के अंतर्गत क्या है, कहीं ना कहीं ये भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। इसमें कर्मिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गई हो तो आपसे ये तहे दिल से अनुरोध होगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय